नमस्कार। आज हम दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में मानव भूगोल क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उनसे संबंधित हमने स्टडी की थी। उसके विषय क्षेत्र, उसकी आधुनिक विचारधाराएं, इन सब पे चर्चा करने के बाद में आज हमारा जो दूसरा लेसन है वो है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। दोस्तों, एक चीज है, हमारे को ये बात समझनी है कि घनत्व, वितरण और वृद्धि ये किस चीज पर निर्भर करती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि विश्व के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पूरे भारत में की क्या करें, हम पूरे विश्व के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड है और ये यूरोपियन देशों के साथ अफ्रीकन देश। ये पापुआ न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है। और ये आपके वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है। दोस्तों, यहां पर वर्ल्ड का मैप बनाने का जो रीजन है वो ये है कि विश्व के संदर्भ में हम देखें कि जनसंख्या, सघन जनसंख्या कहां पाई जाती है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऐसे ही यदि हम बात करें तो यूरोपीय देश जो है ये भी सघन जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये भी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कहने का मतलब ये है कि 90% जनसंख्या क्या चीज है, 90% जनसंख्या है वो विश्व के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, मात्र 10% भूभाग पर। यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। भूभाग क्या है कि 90% जनसंख्या के लिए 10% भूभाग है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो यहां बर्फ पड़ती है। इसके अलावा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, जो जलवायु है वो हमारे अनुकूल नहीं होती। और दुर्गम स्थान है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब चीजें हैं, ये हमारे आगे हम पढ़ेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वहां पर ये चीज हमारे सामने आती है। और 10% जनसंख्या ये है, ये 90% भूभाग पर रहती है। दोनों चीजों को समझना है। यानी जनसंख्या के अनुकूल, यानी रहने के अनुकूल जो स्थान है वो 10% है। देखो है, जैसे हमारे मरुस्थल की हम बात करें तो यहां जनसंख्या रह रही है, परंतु सघन घनत्व या अधिक जनसंख्या जहां रह रही है वो है 10% भूभाग, और 10% जनसंख्या बाकी के 90% भूभाग पर रहती है। इसके अलावा दूसरा जो कारण आता है वितरण के बाद में हमारे जो आता है वो आता है वृद्धि। अब देखो, वृद्धि में जहां पर एजुकेशन अच्छी है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है, इसके अलावा भौतिक सब सुविधाएं हैं, आर्थिक विकास है, तो वहां पर जनसंख्या है वो कम पाई जाएगी। जबकि जहां पर अशिक्षा है, आर्थिक विकास कम है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। अब आप कहोगे कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, वहां पर कैसे होगी? तो वहां पर एक से ज्यादा जन्म, यानी ज्यादा बच्चों के जन्म को क्या है, प्रोत्साहित किया जाता है, और इस कारण क्या होता है कि जनसंख्या है वो ज्यादा होती है। तो हम इन सब चीजों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे जो बताया गया है। देखो, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का मतलब है कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण कहां कहां है और वहां पर कम या ज्यादा है, उसका कारण क्या है। देखो, जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। यह आपको ध्यान रखना है, लोगों के वितरण की व्यवस्था। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, क्योंकि 90%, यह वाली बात आ गई हमारी, 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के 10% भाग में रहती है, और
नेक्स्ट हम बात करेंगे तो अगली लिखी हुई यहां मिल जाएगी आपको कि 10 जो सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं वो क्या है, 60% योगदान देते हैं। अब देखो यहां पर भी वही बात आ रही है, 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है और 10% जनसंख्या है वो 90% भूभाग पर रहती है, ये बात है यहां पर। और दुनिया के जो 10 जो देश है वहां पर विश्व की 60% जनसंख्या पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो जनसंख्या के या जो लोगों के रहन सहन की अनुकूल दशाएं हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। इसके बाद में हम अगली बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। देखो यहां पर भारत के संदर्भ में देखें, अलग अलग देशों में अलग अलग संदर्भ हो सकता है, परंतु हम भारतीय हैं तो भारत के संदर्भ में यह होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है, वहां का जनघनत्व कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कहने का मतलब है इसको एक एग्जाम्पल से कि कोई 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है वर्ग किलोमीटर में यदि कोई 20,000 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, 20,000 लोग रह रहे हैं, तो यहां का घनत्व क्या होगा, तो यहां का घनत्व होगा 20,000/20, यानी 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहेंगी। यह हमारा क्या है, जनघनत्व है। यानी ध्यान रखना, कई बार ये दिमाग में जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको आता है कि जैसे 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, तो 1 किलोमीटर क्षेत्रफल की बात आएगी तो किलोमीटर है वो वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आएगा, नहीं कि एक लंबाई के कोई सड़क है, सड़क के किनारे किनारे लोगों को बसा दिया, तो ये नहीं है वर्ग किलोमीटर को। वर्ग किलोमीटर का मतलब हमारे यहां पर क्या है कि ये जो क्षेत्र है उसके क्या है, जो मान लो 20 किलोमीटर है तो उसके प्रति वर्ग किलोमीटर में सबका एवरेज निकाला जाता है, टोटल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है और जो आता है वो होता है जनघनत्व। इसका मतलब है भूमि के आकार। देखो यहां से पहले लिखा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की, व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहते हैं, परंतु हमारे जो यदि एग्जाम में आए तो यह ध्यान रखना है प्रति वर्ग किलोमीटर में किसी क्षेत्र के, देखो यहां पर एक शब्द और जोड़ देना, किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या वहां का जनघनत्व कहलाती है या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसका मतलब है भूमि के आकार के लोगों के बीच संख्या का अनुपात है। आकार कितना है, 20 किलोमीटर, और जनसंख्या कितनी है, 20,000, तो प्रति वर्ग यानी एक इकाई में कितने आ रहे हैं, तो एक इकाई में आ रहे हैं 1000 लोग। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या और क्षेत्रफल के घनत्व में मापा जाता है। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं जैसे उत्तरी पूर्वी अमेरिका, अभी मैंने पीछे की स्लाइड में बताया, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी, ये जो मैंने आपको बताया था ये की ये बात आ रही है। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये क्या है, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम, ये क्या आता है पूर्वी, ये आपकी क्या आ रही है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सघन जनसंख्या यहीं पर मापी जाती है। कुछ क्षेत्रों में बहुत कम आबादी होती है जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्य रेखा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इसके अलावा हमारा जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहां पर क्या है, प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, लोगों का रहन सहन है वो आसान नहीं होगा, इस कारण वहां पर जनसंख्या कम रहेगी। दो बातें हैं, जनसंख्या वितरण आपको पता चल गया कि कहां ज्यादा है कहां कम है। इसके बाद में आता है जनघनत्व। जनघनत्व है कि जो टोटल एरिया है उसका क्या है, उसका एवरेज निकालना पड़ता है, औसत निकालना पड़ता है, यानी जो भी टोटल एरिया है उसका हम टोटल जनसंख्या में भाग दे देंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या आ जाएगी जो जनघनत्व कहलाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, तो जनसंख्या मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, यानी कुल जनसंख्या बटा
कुल क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र हो गया। जो मैंने बताई है वो की वो बात आ रही है यहां पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। देखो पहली बात आती है जनसंख्या वृद्धि क्या है। हमारे सामान्य जानकारी में या सामान्य बोलचाल में वृद्धि का मतलब होता है कुछ जुड़ना। जैसे मान लो पहले 50 आदमी थे और अब 60 हो गए, वो वृद्धि है नहीं। यहां पर आपको ध्यान रखना है वृद्धि का मतलब है, जैसे हमने बात कर ली कि जनवरी 2023 टू अगस्त 2023, ये हमने दो समय बिंदु ले लिए। कई सालों के भी ले सकते हैं या कई दिनों के भी ले सकते हैं, वो हमारे पे निर्भर है। हमने ये निश्चित किया कि इसमें जनसंख्या थी वो थी 15,560 और इस समय जनसंख्या हो गई 16,320। अब ध्यान रखना है कि यहां पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यह है जनसंख्या वृद्धि। परंतु यदि मान लो यहां पर यह न होकर यहां हो गई 15,300, यानी जनवरी में कितनी थी 15,560 और अगस्त में कितनी हो गई 15,300। परंतु आपको ध्यान देना है यह भी जनसंख्या वृद्धि है। क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। आप कहोगे सर वृद्धि कैसे, ये तो कमी हो गई। आपको ध्यान देना है कि किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि, ये शब्द रखना, या आप ऐसे बोल सकते हो दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन। जरूरी नहीं है 15,560 से यदि 15,300 हुई है तो परिवर्तन तो हुआ है, बढ़ी है या कमी हुई है वो अलग बात है। परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है तो वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या बढ़ रही है वो भी जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या की कमी हो रही है वो भी जनसंख्या वृद्धि है। कमी हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि। क्या कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि। और यदि बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम कह देंगे धनात्मक वृद्धि। ध्यान रखना जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार होते हैं, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। तो धनात्मक का मतलब है जनसंख्या में जुड़ना और ऋणात्मक का मतलब हो गया जनसंख्या में कमी होना। यहां पर एक चीज और गौर करनी है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि उसे कहते हैं कि दो समय बिंदुओं के मध्य या किसी निश्चित समयावधि, समयावधि एक अवधि हो गई ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, इसके मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। दर अलग चीज है वैसे। दर क्या है, दर का मतलब होता है 100 में से, तो वो तो अलग निकालेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहां ध्यान रखना कि नहीं दो समय अंतरालों के मध्य जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। अब देखो यहां गौर कर लेना, जन्मे 120, मरे मान लो 100, तो जन्म से मृत्यु क्या है, कम है। यानी ये तो मरे और ये जन्मे, तो जन्मे वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, धनात्मक वृद्धि। और यदि मरे 120 और जन्मे 100, तो 20 लोगों की कमी हुई या नहीं हुई, तो ये क्या हो गई, ऋणात्मक वृद्धि हो गई। यानी दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर है वो मृत्यु दर से क्या हो जाए, कम हो जाए। जन्मे कम मर ज्यादा। यहां पर यह ध्यान रखना, जन्मे ज्यादा तो क्या है, मृत्यु कम हो, और जन्मे ज्यादा तो वो है आपकी धनात्मक वृद्धि, और मरे ज्यादा जन्मे कम तो वो है ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि गणना, यह सूत्र पूछा जाता है और बहुत ही ध्यान से इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि बहुत आसान है। वैसे तो हमारे क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जन्म, कुल जन्म माइनस मृत्यु।
तो ये जनसंख्या वृद्धि आ जाती है। परंतु इसमें देखो क्या लिखा है, जन्म माइनस मृत्यु। जैसे मान लो 120 जन्म में 100 मर गए, इसको ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 50 आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास माइनस उत्प्रवास, देखो यहां गौर करने वाली बात, आए कितने लोग बाहर से और यहां से कितने गए। मान लो यहां आए वो 20 और गए वो 10, तो कितने हो गए 10, तो ये बच गए, प्लस ये 20 बच गए, तो वृद्धि कितनी हो गई 30 की हो गई। गौर कर लेना। फिर 100 जन्मे और मर गए 100, सॉरी जन्मे 120 और मर गए 100, तो बच गए कितने 20, आए 20 गए 10, उत्प्रवास यानी यहां से चले गए तो वो क्या हो गए 10, तो ये कितने हो गए 30। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जन्म में से मृत्यु घटा दो, बाद में आप्रवास में से उत्प्रवास घटा दो और दोनों को जोड़ दो, वास्तविक वृद्धि आ जाएगी। वास्तविक तो इतने लोग बढ़े क्योंकि कई तो आए थे परंतु कई चले गए, कुछ जन्मे थे तो कुछ मर गए, तो उनको सबको क्या है, जन्मे उनमें से मर गए उनको घटा दो और आए उनमें से गए उनको घटा दो और दोनों को जोड़ दो, जोड़ते ही वो क्या आ जाएगी, हमारे पास संख्या वास्तविक वृद्धि की आ जाएगी। नेक्स्ट, माल्थस सिद्धांत। देखो माल्थस सिद्धांत है ना, इसने ये कहा है एक तो है जनसंख्या और एक है संसाधन। इस विद्वान ने यह कहा है कि जनसंख्या बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, जबकि संसाधन बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। यानी संसाधनों की वृद्धि होती है वो क्या होती है, संख्यात्मक, यानी 1, 2 गणना के अनुसार होती है, जबकि इनकी वृद्धि जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि होती है गुणात्मक रूप से, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये इस तरीके से। तो यहां पर यह है कि यहां पर हमारी जो किताब है उसमें खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से क्या है, लोगों की संख्या बढ़ेगी यानी जनसंख्या बढ़ेगी। अब देखो यदि इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है तो एक कंडीशन यह आ जाएगी जिसमें क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा उसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। अब देखो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि जनसंख्या में कमी तो आएगी, कमी आएगी, वो किस कारण आएगी, वो आएगी जनसंख्या में कमी इसकी गिरावट के कारण। अकाल आ गया, बहुत लोग मर गए, महामारी आई, बहुत लोग मर गए, जैसे कोरोना था, ऐसे ही युद्ध हो गया तो इससे गिरावट आ सकती है। तो माल्थस ने एक सिद्धांत दिया, उसने यह कहा कि जनसंख्या बढ़ती है वो बढ़ती है गुणात्मक रूप से और संसाधन बढ़ते हैं वो संख्यात्मक रूप। संसाधन है वो जनसंख्या की तुलना में काफी कम वृद्धि होती है, इस कारण वो लोग भूखमरी जैसे शिकार हो जाते हैं और उसके कारण लोगों में कमी कब आएगी, अकाल आएगा या महामारी आएगी या युद्ध होगा। अब देखो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चनों में आता भी है। सबसे पहले इस जगह अपने आप को यह मान के चलो कि भाई मैं हूं और मैं कहां रहना पसंद करता हूं। सबसे पहली बात है, उत्तर अपने आप निकलता जाएगा। जैसे प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक को आप यहां पर भौतिक कारक भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, भौतिक कारक। देखो उच्चावच, उच्चावच की जगह यहां पर आप लिख सकते हो स्थलाकृति। क्या लिख सकते हो, स्थलाकृति भी लिख सकते हो। यहां पर यह ध्यान रखना कि भूमि के ऊपर आपको कहीं पर पर्वत दिखाई देता है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है और कहीं पर क्या है, समुद्र है।
तो ये स्थल पर बनी हुई आकृतियां हैं। अब स्थल पर बनी हुई आकृतियों में सबसे ज्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो करते हैं मैदान। मैदान जो होता है सिंचित क्षेत्र होता है, नदियों द्वारा निर्मित होता है। इस कारण वहां पर क्या है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, लोग वहां पर रहते हैं, कृषि करते हैं, लोगों का जनसंख्या घनत्व ठीक होता है वहां पे। जबकि मरुस्थल में कम रहेंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, पानी वगैरह की सुविधाएं नहीं है, शुष्कता पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, दुर्गम होते हैं, वहां नहीं, कृषि वगैरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर कम रहेंगे। तो उच्चावच यानी उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, पर्वतीय, पठारी और उबड़ खाबड़। जैसे उत्खात भूमि का क्षेत्र है, चंबल के बीएड उत्खात भूमि है, यानी वहां पर नाले बने हुए हैं, खाड़े जो बोलते हैं ना मारवाड़ी में, खाड़े बने हुए हैं और उसका कटाव हो गया है, उसके कारण उपजाऊ मृदा है वो चली गई, तो वहां पर कोई खेती नहीं होती। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़, वहां कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा लोग निवास करते हैं। इसका मतलब उच्चावच क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अब आता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में क्या है, उर्वरकता बनी रहती है, उर्वरता बनी रहती है तो क्या होता है, कृषि होती है, कृषि होती है तो उत्पादन अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है तो लोगों को चाहिए उत्पादन होगा तो उसका क्या है, उससे संबंधित इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कृषि में रुपए के पैसे आ रहे हैं, आर्थिक विकास होगा, जो आपका इंडस्ट्री बन जाएगी, मार्केट बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी, लोग वहां पे रहना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि नदी घाटियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगो चीन की नदी है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, विश्व के सघनतम बसे हुए क्षेत्रों में आता है। तो आपको ध्यान देना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ भौतिक कारक है, उनमें है उच्चावच यानी स्थलाकृति यानी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा रहना पसंद करती है, और जो उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है, पठारी है, वहां पर जनसंख्या कम रहती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, समतल मैदान पाए जाते हैं, उर्वरता युक्त मिट्टी पाई जाती है, जिससे कृषि आसान होती है, सिंचाई द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरा आता है जलवायु, भौतिक कारकों में ही है। जलवायु का मतलब क्या होता है, जलवायु का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो वहां की जलवायु प्रतिकूल होती है। क्यों? क्योंकि वहां भीषण ठंड पड़ती है, ज्यादातर समय पर क्या होती है, ठंडी रहती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां प्रतिदिन दोपहर बाद में वर्षात होती है, और दोपहर बाद में वर्षात होगी तो वहां पर क्या है, सघनतम वन है, लोगों के क्या है, निकास ही नहीं हो पाएगा, जंगली क्षेत्रों में रहना पड़ेगा, तो वहां पर भी लोग नहीं रहते। तो मध्य अक्षांशीय जो देश है वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, जहां पर क्या है, अनुकूल जलवायु होती है। अत्यधिक ठंडे भाग, अत्यधिक गर्म भाग में कम जनसंख्या निवास करती है, ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जैसे मरुस्थल है, पहाड़ी क्षेत्र है। मानसूनी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, एशिया के देश। तो आपको ध्यान रखना है कि मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहां पर क्या है, जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, यानी दुर्गम जल या प्रतिकूल जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। अब आती है मृदा। देखो, मृदा, सबसे पहली बात यह होती है कि मृदा की उर्वरता शक्ति जो होती है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगी। क्यों? कि उर्वरक यदि होंगे, यानी उपजाऊपन जिस मृदा में ज्यादा होगा वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी, और यदि उर्वरता शक्ति का ह्रास होगा यानी उत्पादन क्षमता कम होगी, वहां पर जनसंख्या क्या है, कम रहेगी। अब देखो, जनसंख्या के वितरण को मृदा की उर्वरता शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य फसलें अधिक पाई जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, इसलिए नदी घाटियों में उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। इसके विपरीत जहां पर उत्पादन कम होता है, मिट्टी उर्वरता शक्ति कम होती है, वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके बाद में आती है जल की उपलब्धता। जल जीवन का आधार है, जल जीवन का आधार है। इसका मतलब यह है कि जहां पर जल है वो आसानी से मिल जाए, वहां पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा रहती है। जैसे नदी घाटी क्षेत्रों में विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। आज आप लोग देखते हो कि कृषि कार्य है, इंडस्ट्री है,
पेयजल के लिए है, जल विद्युत के लिए है, जल की आवश्यकता है। जहां जल आसानी से उपलब्ध है वहां जनसंख्या आसानी से रहेगी। वनस्पति, देखो यहां पर गौर करने वाली बात यह है, वनस्पति अधिक घने बसे वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता, आपको ध्यान है कनाडा जो क्षेत्र है, कौन सा कनाडा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, हडसन की खाड़ी, ये जो एरिया है, ये ऊपर वाला कनाडा है। यहां पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी विश्व में सबसे उपयोगी वन होते हैं क्योंकि इनकी लकड़ी मुलायम होती है, और लकड़ी जब मुलायम है तो ये उपयोग में आसानी रखती है। इसी कारण यहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक विकास होता है। तो वन क्षेत्रों में भी क्या है, कोणधारी वनों में क्या है, ज्यादातर सॉरी कोणधारी वनों वाले क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, जबकि क्योंकि उनकी आर्थिक उपयोगिता है। जबकि जो सघन है, सदाबहार वन वाले क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग कम है। अब आते हैं आर्थिक कारक। पहले भौतिक कारकों की एक बार बात फिर कर लेते हैं। उच्चावच, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा, दुर्गम क्षेत्रों में कम, जैसे पहाड़ पर पर्वत मैदान जो है आपके वो। इसके बाद में आती है जलवायु, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा रहेगी। इसके बाद में आती है मृदा, तो अच्छी मृदा जहां उपलब्ध है, उपजाऊ मृदा है, वहां पे जनसंख्या ज्यादा रहती है, और अनुपजाऊ क्षेत्रों में कम रहती है। इसके बाद में आ गई आपके वनस्पति, तो जहां पर वनस्पति जिसकी आर्थिक उपयोगिता है वहां पर तो जनसंख्या पाई जाएगी, और जहां पर आर्थिक रूप से उपयोगी वन नहीं है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके बाद में आते हैं आर्थिक कारक। परिवहन का विकास, देखो परिवहन के कारण क्या है, लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी जो क्षेत्र हैं परिवहन के साधनों से जुड़े हुए हैं, वो सघन आबाद है। जैसे आपको मैं बताता हूं, कोई भी गांव वगैरह की बात लीजिए, जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहां पर अन्य क्षेत्रों से अलग अलग मार्ग आते हैं, तो इसका डेवलपमेंट जहां कम मार्ग उपलब्ध है या परिवहन के साधन कम उपलब्ध है उससे ज्यादा होंगे। तो परिवहन के साधनों का विकास होगा, आवागमन सुगम होगा, वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। नगरीकरण और औद्योगिकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को सुख सुविधाएं मिलती है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा की सेवा और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं वो आसानी से उपलब्ध हो पाती है। इस कारण अपने जीवन को आसान करने के लिए लोग यहाँ आकर रहते हैं। इस कारण भी क्या है, जनसंख्या घनत्व है। इसी कारण है शहरों में या जहां पर बहुत इंडस्ट्री लगी है वहां लोग ज्यादा रहते हैं। इसके बाद आती है खनिज, खनिजों का जहां निक्षेप पाया जाता है, खनिज जहां है, पहले तो खदानों से निकालने के लिए, बाद में उनका क्या है, शुद्धिकरण करना है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, निकाल रहे हैं तो रोजगार मिल रहा है, परिवहन किया जा रहा है तो रोजगार है, इंडस्ट्री में जाकर उससे नए जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं तो वहां पर लोगों को रोजगार है, बाद में मार्केट में जा रहा है तो लोगों को रोजगार है, तो वहां पर लोग रहेंगे। खनिज वाले क्षेत्रों में, नगरीकरण और उद्योग वाले क्षेत्रों में और परिवहन वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। धार्मिक कारक, देखो आपको मैं एक बात बताऊं, आज यहां पर जिसका उदाहरण लिया हूं वो इजराइल का लिया हूं। आज जहां जो देश है इजराइल, इजराइल के पास में यहां ये फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन और अन्य मुस्लिम देश हैं, वो क्या है, इस देश के जो संप्रभुता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। कारण यही धार्मिक कारण है। आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक कारण से जहां पर यह कोई क्षेत्र है, मान लो यहां पर बहुत कम लोग एक धर्म के हैं और ज्यादा लोग एक धर्म के हैं, ये जो एरिया है वो एक धर्म का है, तो इन लोगों को यहां से स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो धर्म जो है, धर्म के कारण क्या है, लोग एक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहां पर उनके धर्म के या संस्कृति के लोग हैं। जहां पर आप बताते हो
रंग भेद की नीति के कारण भी अफ्रीका में क्या है, जनसंख्या वितरण प्रभावित हुआ था। आज आप देख रहे हो इजराइल वगैरह में भी यही चीज है। ऐसा आप लोगों के सामने बार बार आता गया है। अलग अलग उदाहरण है, थोड़ा सा ये आप समझ रहे हो इस चीज को, जहां पर एक कम्युनिटी या एक धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग वहां पर कम है, तो वहां वो रहना पसंद नहीं करते। हालांकि रहने का उनको अधिकार है, ऐसी भी बात नहीं कि उनको निकाल दिया जाए, नहीं, परंतु वो रहना पसंद नहीं करते, वो अपनी धर्म और संस्कृति के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को यह भी प्रभावित करता है। राजनीतिक कारण है। अब देखो, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में हम जाके कभी सोचते ही नहीं थे कि जाके वहां रहना है, या वर्तमान के हालात सुधरे वहां पे, तो जो क्षेत्र जहां पर, जैसे हम हमारे वर्तमान में राजस्थान में रहने हैं, तो राजस्थान में क्या है, वो क्षेत्र जहां पर क्या है, राजनीतिक रूप से शांति है, आराम से जीवन यापन है, कोई गृह युद्ध की स्थिति नहीं है, कोई युद्धकालीन परिस्थिति नहीं है, कोई आतंकवादी हमले, तो वहां पर लोग रहना चाहेंगे। परंतु यदि बॉर्डर वाला एरिया होता है, जैसे जम्मू कश्मीर का जो एरिया है पाकिस्तान से लगता है, वो क्या होता है, संवेदनशील इलाका होता है, वहां पर जनसंख्या आसानी से नहीं रहना चाहेगी। तो किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या का वितरण क्या है, प्रभावित होता है। जैसे फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष जैसे लिटे वगैरह थे, तो ये है, हर जगह हर देशों में ये संघर्ष होते रहते हैं। जो इनके कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन क्षेत्रों में लोग पलायन कर जाते हैं और अलग रहते हैं। तो जनसंख्या वितरण तो प्रभावित हुआ या नहीं हुआ? हुआ। फिर एक बार बात कर लेते हैं जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या कहां रहना ज्यादा पसंद करती है और कहां कम रहना पसंद करती है। भौतिक कारक, भौतिक कारकों में हमने बात कर ली किसकी, उच्चावच या स्थलाकृति, बाद में जलवायु आ गई, मृदा आ गई, वनस्पति आ गई, इसके बाद में आपका क्या आ गया, जल की उपलब्धता आ गई। इसके बाद में हमारा दूसरा कारण आता है, वो कारण क्या आता है आपका, राजनीतिक कारण, सॉरी आर्थिक विकास। आर्थिक कारण में आपका आ जाता है परिवहन, परिवहन के बाद में आपका दूसरा आ जाता है नगरीकरण और औद्योगिकरण, और तीसरा आ जाता है खनिज की उपलब्धता। बाद में अगला जो आता है वो आता है राजनीति, यानी राजनीतिक रूप से अशांत क्षेत्र, वहां कम जनसंख्या, शांत है वहां पर ज्यादा जनसंख्या। इसके बाद में हमारा आ जाता है धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, जहां पर एक धर्म के लोग रहते हैं, वो ज्यादातर लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे जहां पर अपनी कम्युनिटी के लोग हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला जो कारण आता है वो आता है राजनीतिक कारण, जो राजनीतिक रूप से शांत क्षेत्र है। तो ये हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक, 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अब देखो घटक का मतलब यहां आपको समझना है, जैसे 100 लोग यहां रह रहे हैं, इसमें परिवर्तन किस कारण होगा, या तो कोई जन्म जाएगा तो क्या है बढ़ जाएंगे, या इसमें मृत्यु हो गई, मतलब जन्मे, भाई जन्मे तो क्या है परिवर्तन हो गया, मर गए तो परिवर्तन हो गया, या प्रवास कर गए। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना। आप्रवास, दूसरे स्थान से यहां कोई आकर रह रहा है वो आप्रवासी कहलाएगा, और यहां से उठकर वो बाहर जा रहा है उसको उत्प्रवासी कहेंगे। तो प्रवास के दो स्ट्रीम होती है, 2 धाराएं होती है, एक होता है आप्रवास, एक है उत्प्रवास। तो दोनों तो ये धाराएं, इससे भी तो इसमें परिवर्तन होगा, भाई आया है तो जुड़ जाएगा और गया है तो घट जाएगा। जन्मेंगे तो भी क्या है परिवर्तन हो गया, मृत्यु हुई तो भी क्या है मृत्यु, या मर गए तो भी क्या है परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो जन्म दर, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। देखो प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्म, यह आपको ध्यान रखना है, यह क्या है जनसंख्या को परिवर्तित करेगा, ठीक है ना। इसमें यदि उच्च है तो परिवर्तन उच्चता की ओर होगा, निम्न है तो निम्न होगा। मृत्यु में भी वही बात है। प्रवास में क्या आ गया, आकार में परिवर्तन होता है, प्रवास से होता है साहब। यदि मान लो उद्गम स्थान को छोड़कर जाना और गंतव्य स्थान पर आकर बसना है, दोनों सम्मिलित है, उद्गम और गंतव्य,
या आप्रवास या उत्प्रवास दोनों शामिल है। आए तो जुड़ गए, गए तो घट गए। तो जनसंख्या में तो परिवर्तन हुआ, 100 थे 100 तो नहीं रहेंगे, गए हैं तो कम हो जाएंगे और आए हैं तो जुड़ जाएंगे। तो जनसंख्या में परिवर्तन तो हुआ ही है। जन्मे हैं तो क्या है, जुड़ जाएंगे, और मर गए तो घट जाएंगे, तो वो भी परिवर्तन हुआ है। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब देखो प्रवास के कारक, ये मैं यहां पर इन कारकों को थोड़ा सा मैंने लिखने का प्रयास किया है, थोड़ा सा इनको समझना भी है आप लोगों को। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अपकर्ष ए यानी अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। और प्रतिकर्ष यानी भगाया, प्रति यानी किसी के प्रति दुर्भावना हो गई, अपकर्ष यानी आकर्षित, ठीक है ना। देखो यहां पर थोड़ा सा गौर करना, यहां पर गौर करना है। अपकर्ष यानी क्या किया हमने, आकर्षित किया। और प्रतिकर्ष यानी किसी के प्रति हमने क्या है, धक्का दे दिया, तो बाहर भेज दिया। अब प्रवास के अपकर्ष कारक है, यानी आकर्षक है। आकर्षक और अपकर्ष दोनों को जोड़ दो। आकर्षक का मतलब क्या है, जैसे यहां मान लो आप वर्तमान में हम जयपुर की बात करते हैं, यह जयपुर है, यहां आदमी आकर क्यों रहेगा, देखो काम के बेहतर अवसर है तब जाएगा आदमी। यदि हम जा रहे हैं वहां बेहतर अवसर है तो वहां से आदमी जाएगा थोड़ी, नहीं जाएगा। रहन सहन की अच्छी दशाएं या सुविधाएं वहां उपलब्ध है तो यहां आदमी जाएगा। शांति और स्थायित्व है तो भी वहां लोग जाएंगे। ऐसे कोई आतंकवादी हमला होने वाला हो वहां थोड़ी जाके आदमी रहेगा। अनुकूल जलवायु है वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। और जनसंख्या नहीं, लोग जाकर रहेंगे तो अपकर्ष कारक है। और जीवन और संपत्ति से भी क्या सुरक्षित है, यानी वहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सॉरी, तो काम के बेहतर अवसर है, ये क्या है, अपकर्ष कारक है, किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करने। मैं जयपुर हूं, मैं किसी को किस कारण बुला रहा हूं कि उसको रोजगार मिलेगा। यहां पर क्या है, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं तो आ जाओ भाई, रह जाओ। शांति और स्थायित्व है तो वहां आदमी आकर रहना चाहेगा। और अनुकूल जलवायु है तो भी वहां पर आदमी आकर रहना चाहेगा। और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है, यह सब आकर्षित है। अब यह बात बताओ कि जहां से आदमी जाएगा, यानी मैं जहां हूं वहां से दूसरे शहर में जाकर रह रहा हूं, तो वो क्या है, प्रतिकर्ष कारक। यहां से छोड़ने के लिए प्रतिकर्ष है और उसके लिए क्या है, आकर्षक है उस स्थान के लिए। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूं या दिल्ली जा रहा हूं तो दिल्ली वाले कारक हैं वो तो क्या है, आकर्षित कर रहे हैं मेरे को, तो वो तो अपकर्ष कारक है। और यदि मैं मान लो सीकर छोड़ रहा हूं, चूरू छोड़ रहा हूं, तो वो क्या है, मेरे लिए प्रतिकर्ष कारक है। कौन कौन से, रहन सहन की निम्न दशाएं, मैं जहां रह रहा हूं वहां पर निम्न दशाएं हैं, रोजगार वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास। रोजगार के लिए या बेरोजगार लिख दो इसको, बेरोजगारी, तो लोग रोजगार के लिए जाएंगे। राजनीतिक परिस्थितियां हैं जहां पर क्या है, अस्थिरता हो, प्रतिकूल जलवायु हो, प्राकृतिक विपदाएं जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूस्खलन हो जाए, पहाड़ टूट टूट के गिरते हो तो उस जगह छोड़ना पड़ेगा आदमी को। महामारी आ जाए या आर्थिक रूप से पिछड़ापन है तो आदमी वहां से दूसरी जगह जाएंगे। तो ये तो क्या हो गए, प्रतिकर्ष कारक हो गए। और पहले वाले क्या हो गए, आकर्षक कारक हो गए। अब जनसंख्या वृद्धि है, उससे क्या है, क्या समस्याएं आती है। देखो दोनों में, यदि वृद्धि ज्यादा हो रही है तो भी क्या है, समस्या आएगी। और यदि गिरावट हो रही है तो भी आएगी। देखो संसाधनों पर अत्यधिक भार है। मान लो संसाधन है वो तो फिक्स है, भूमि से जो लोहा निकल रहा है, सोना निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, वो तो सीमित मात्रा में। तो उस पर क्या है, यदि मान लो पहले 100 आदमियों का भार था, अब वो 500 पर है तो वो का वो, तो ये भार तो बढ़ा या नहीं बढ़ा। संसाधनों का तीव्र ह्रास है,
भाई ये पहले आदमी कम थे तो कम उपयोग होता था, अब आदमी ज्यादा हो गए तो उत्पादन उपयोग क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करें तो संसाधन कम हो जाएंगे, ह्रास हो जाएगा उनका, भविष्य की क्या है चिंता सताने लग जाएगी, और भविष्य का क्या है जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। जनसंख्या के भरण पोषण में क्या है कठिनाई आ जाएगी। कोई भी देश है उसकी जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो जनसंख्या के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो क्या है धरातल पर उतर नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ लोग ही उसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। विकास की गति क्या है अवरुद्ध हो गई, लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना दूभर हो जाएगा, तो विकास की डेवलपमेंट की कहां से सोचेंगे लोग। इसके बाद में आता है जनसंख्या के ह्रास के परिणाम। जनसंख्या कम हो रही है तो क्या है संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा, समाज की आधारभूत संरचना ही क्या है अस्थिर हो जाएगी, और देश का भविष्य चिंता में, या देश की संप्रभुता है वो खतरे में आ जाएगी। जैसे चाइना है, चाइना में क्या था, हम दो हमारे एक की नीति जो अपनाई गई थी उस पॉलिसी को एक बार रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, इस कारण रोक दिया गया कि वहां पर वृद्ध जनसंख्या बढ़ने लगी, कार्यशील जनसंख्या का अभाव हो जाएगा, और वृद्ध जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या है देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो देश का डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए हमारे को क्या है कार्यशील जनसंख्या चाहिए, और कार्यशील जनसंख्या कब होगी जब जनसंख्या वृद्धि होगी, यानी जन्म ज्यादा होंगे, और जन्म ज्यादा होंगे तो क्या है बाद में दोनों चीजें साथ नहीं चल पाएगी। तो एक कंट्रोल्ड यानी पॉलिसी यानी पॉपुलेशन पॉलिसी का मानते हुए हमारे को आगे बढ़ना है। इसके बाद में हमारे आता है किसी जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ने के कारण वहां पर अनेक प्रकार की समस्या आ जाती है। एक तो आती है भोजन की समस्या, खाने की समस्या आ जाएगी, आवास की समस्या, रहेंगे कहां पर इतने लोग, तो ये आ जाएगी। इसके बाद में आती है आपकी बेरोजगारी, रोजगार कितनों को उपलब्ध करवा पाएगी। वर्तमान में भारत में ये चीज हो रही है, ऐसे कहा जाता है कि इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार, ये होगा वो होगा, परंतु वो धरातल पर नहीं उतर पाती, क्योंकि कारण है कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, वही बात है, पहले 100 बीघा खेत था तो क्या है दादाजी अकेले थे, और आज क्या है उस खेत के ऊपर 20 जनों का हक हो गया, क्योंकि 4 पिताजी वाले थे और उनके बाद में 2-2 4-4 लड़के हो गए, तो वो 20 जगह बैठ गया। अब वो 20 जगह बैठ गया तो 5-5 बीघा पानती है, इससे में कितना आया 5-5 बीघा, और 5-5 बीघा आया तो वो क्या है कृषि भूमि पर भार बढ़ गया। तो ये चीज है, बचत में कमी आ जाएगी, भाई जनसंख्या ज्यादा है तो लागत ज्यादा है तो बचत कहां है। और स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य तो रहेगा ही नहीं, गंदगी बढ़ जाएगी, हर क्षेत्र में गंदगी आपको देखने को मिलेगी, हर आदमी क्या है अव्यवस्थित रूप से रहना रहेगा। अब आती है जननांकिकीय संक्रमण अवस्था, देखो यहां पर आपको गौर करना है, हालांकि ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन है, फिर भी मैं क्या है इसको इसी तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्योंकि किताब में 3 अवस्थाएं बताई हैं तो हम 3 की चर्चा कर लेते हैं। यह है प्रथम अवस्था, यह है द्वितीय अवस्था, और यह है तृतीय अवस्था। अब देखो यहां पर जो पीछे की स्लाइड में बताया है, देखो इसमें यह बताया है कि आदिम जीवन है, यहां लिख देता हूं आदिम, यानी लोग हैं वो पुराने तरीके से रह रहे हैं, और पुराने तरीके से रह रहे हैं तो क्या होगा, लोग क्या है रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विस्तार नहीं है, शिक्षा नहीं है। अब शिक्षा भी नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, रोजगार का कोई वो है नहीं, भोजन संग्रहण कर लेते हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। तो साहब यहां क्या होगा, यहां एक चीज आएगी, वो आएगी कि जन्म दर जो है, ये जन्म दर और मृत्यु दर, यानी दोनों क्या रहेंगी समान रहेंगी। क्यों, क्योंकि उच्च रहेंगी, ये दोनों उच्च है।
प्रथम अवस्था में आदमी क्या है, आदिम है, घुमक्कड़ जीवन जी रहा है। तो इस कारण क्या होगा कि वो जीवन जो यापन कर रहा है उसमें उसकी सोच क्या है, उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो सोच तो है ही नहीं उसमें, भाई शिक्षा नहीं है तो वो सोच नहीं पा रहा है कि इसके दुष्परिणाम क्या है, तो जन्मेंगे ज्यादा, और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, इस कारण मर जाएंगे भी ज्यादा। तो ये जो है ये क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, परंतु जनसंख्या क्या है, जनसंख्या स्थिर अवस्था में, क्योंकि मर रहे भी उतने ही हैं और जन्म रहे भी उतने ही हैं। अब दूसरी कंडीशन आ रही है, क्या, यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है। किनका विस्तार होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का, जैसा कि आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है। इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती है, मृत्यु दर भी घट जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में घटने लग जाती है। अब देखो, एक मिनट, इसके बाद में 30 रहती है, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन की अवस्था में आ जाती है। अब देखो यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं आती है तो जन्म दर है ना, उससे मृत्यु दर घटने लग जाती है, ऐसे घटती है मृत्यु दर, और जो जन्म दर है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है, ऐसे। अब देखो इसके बीच में गैप हो गया, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जन्म दर तो क्या है, ऊंची बनी हुई है, मृत्यु दर घट गई, तो मरने वाले जैसे मान लो 100 मर रहे थे, 100 ही जन्म रहे थे, तो बराबर चल रहा था, तो स्थिर अवस्था थी, क्या थी, स्थिर अवस्था। परंतु अब मरने वाले तो हो गए 70 और जन्मने वाले 100, तो 30 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, तो इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। परंतु आगे जो ही इसी जो दूसरा जो अवस्था है, दूसरी अवस्था, इसी में जो एंड होता है, तब क्या आ जाती है, शिक्षा आ जाती है, शिक्षा आती है, यानी एजुकेशन आ जाती है लोगों में, और लोगों में एजुकेशन आ जाती है तो लोग सोचते हैं कि साहब जनसंख्या ऐसे बढ़ेगी तो संसाधन वगैरह सब हास हो जाएगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा, तो जन्म दर है वो गिरती है। क्या हो रही है, जन्म दर भी गिरने लग जाती है, जन्म कम होने लग जाते हैं। अब देखो मृत्यु दर ये चल रही है और जन्म दर, दोनों में गैप तो है, परंतु इतना गैप थोड़ी है, पहले इतना था अब ये इतना हो गया। तो इस द्वितीय अवस्था में जो जनसंख्या है, प्रारंभ में तो क्या बहुत तीव्र वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि, परंतु एंड में जाते जाते क्या होता है, घटती दर से बढ़ती है। अब देखो बढ़ तो रही है भाई, जन्म दर यहां है, मृत्यु दर यहां है, तो ये गैप तो है, परंतु ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो घटती दर से जनसंख्या बढ़ रही है। अब दोनों चीज आ गए, स्वास्थ्य भी आ गई, शिक्षा भी आ गई। जो तृतीय अवस्था है ना, उसमें क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों बराबर हो जाएंगी, लटम पटम, मतलब बराबर, तो ये हो जाती है स्थिर अवस्था। ये क्या हो गई, स्थिर अवस्था, तो इसको बोलेंगे हम स्थिर अवस्था वाली। तो अब ये तीसरी स्टेज, यहां पर यूरोपीय देश आते हैं, यूरोपीय देश, भारत वगैरह है ये इसमें आते हैं, अफ्रीकन देश हैं वो यहां आ रहे हैं, और जो आदिवासी जनजातियां हैं वो यहां आ रही हैं, जनजातियां वो भी बहुत पिछड़ी हुई। तो ये जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है, पहली अवस्था में आदिम जीवन यापन कर रहा है तो जन्मते भी उतने हैं, मरते भी उतने हैं, तो स्थिर अवस्था है। दूसरे में क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होता है, मृत्यु दर अचानक गिरती है, जन्म दर ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो तीव्रतम वृद्धि होती है। भारत में 1950 से 1980 के मध्य ऐसी वृद्धि हुई थी, आजादी के जस्ट बाद में। बाद में क्या होता है, शिक्षा आती है तो लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों का पता चलता है और सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, पॉलिसियां बनाई जाती है, पॉपुलेशन पॉलिसियां। उसके कारण क्या है, जनसंख्या गिरती तो है परंतु घटती जनसंख्या नहीं गिरती, जनसंख्या जन्म दर गिरती है परंतु वृद्धि है वो फिर भी होती है, क्योंकि जन्म मृत्यु दर वो और कम है, इस कारण घटती दर से बढ़ती है। ठीक है, और
तीसरी जो अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाती है। ये निम्न स्थिर अवस्था होती है। ये उच्च स्थिर अवस्था है और ये निम्न स्थिर अवस्था है। ठीक है, तो ये है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। देखो बाकायदा लिखा हुआ है इसमें। पहले वाली में मैंने आपको बता दिया, इसमें उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती है, मृत्यु दर भी घट जाती है। मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, प्रारंभ में जो मैंने बताया अफ्रीकन देश, और बाद में घटने लग जाती है। तीसरी अवस्था में, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन होता है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या वृद्धि बहुत कम होती है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है और टेक्नोलॉजी आ जाती है और विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं। आज बच्चे जब जन्म लेते हैं उससे पहले परिवार द्वारा प्लानिंग बनाई जाती है, कितने बच्चे होने चाहिए, उनके एजुकेशन की क्या व्यवस्था है, उनके आवास की क्या व्यवस्था है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम उनका पालन पोषण है वो उच्च आदर्श अवस्थिति में हम कर सकें, तभी उनको क्या है पैदा करना चाहिए। ये आजकल की शिक्षित परिवारों की सोच चल रही है। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान। अब ये भी है, जैसे इसमें आपको मैं बताऊं, अब यदि आगे कंडीशन आएगी और यदि जन्म दर है वो गिर जाएगी, मृत्यु दर जो कि तो बनी रह जाए, तो ये घटती दर हो जाएगी, मतलब जनसंख्या है वो हासमान हो जाएगी, हासमान। और हासमान हो जाएगी तो वो देश के संप्रभु के लिए क्या है खतरा पैदा हो जाएगा, और खतरा पैदा हो जाएगा तो लोगों को क्या है जन्म को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है वो भविष्य की जनगणना की जनसंख्या की जो वृद्धि होगी उसकी गणना करना संभव हो सकता है। तो ये आपका जो लेसन है वो लेसन जो आपका है वो किसका है, वो है जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व के बारे में। और मैंने जो प्रयास किया है शायद ये बहुत अच्छा प्रयास होगा, क्योंकि ये तो मेरा मानना है। आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारे को ये चीजें और पढ़नी है, तो वो मेरा प्रयास रहेगा। तो दीपावली की छुट्टियां आप वेस्ट मत करो, क्योंकि अब चुनाव का टाइम चल रहा है। चुनाव के बाद में क्या है आपकी क्या है हाफ ईयरली एग्जाम होगी, और हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में आपकी शीतकालीन वैकेशन आ जाएगी, और शीतकालीन के बाद में आपके प्रैक्टिकल आ जाएंगे और बोर्ड की परीक्षाएं। तो बहुत कम समय बचा है। उम्मीद करता हूं कि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो अदर स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में, उन तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हर बच्चे को फायदा मिल सके। यही मेरा एम है। धन्यवाद। जय हिंद।